महात्मा बुद्ध ने कहा था कि नेगेटिव थॉट्स आर लाइक पॉइजन। मीन्स ये कुछ ऐसा होता है कि किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना मतलब कि जैसे पॉइजन हम पी रहे और चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन मर जाए, बट उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पॉइजन हम पी रहे तो डेथ भी हमारी ही होगी। सिमिलरली जब हम किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो सामने वाले के ऊपर कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन हमारी मेंटलिटी के ऊपर, हमारी जो इनर स्ट्रेंथ, हमारी इनर ब्यूटी है, उस पे 100% फर्क पड़ता है। तो कभी भी दूसरों के लिए नेगेटिव थॉट्स मत रखें, किसी की बुराई मत करें। अगर कुछ बोलना है तो सामने जाके उसको डायरेक्टली बोलो, ऐसा नहीं कि वो सुन भी नहीं रहा और तुम सारा दिन उसके लिए मन में नेगेटिविटी भरे रहो, तो उसे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सिमिलरली जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जहर हम पी रहे और सोच रहे मर वो जाए, तो अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करो हमेशा और पॉजिटिव थॉट्स लेकर आओ। और पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी पांडे की नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की सीरीज जो यूनिट एंड मेजरमेंट की है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले वही हमारी अफर्मेशंस की न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी है न्यूमेरिकल्स, और हमें तो सारे न्यूमेरिकल आते हैं और जो नहीं आते उनको हम प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं, इस चीज़ को बोलो और रिपीट करो और स्माइल के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 11 क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज कितना दे दिया, 2.12 मीटर। इट्स एरिया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बताओ कि इसका एरिया कितना होगा। सिंपल सा रूल है। तो देखो सर्कल बोला है ना, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और आर स्क्वायर कितना होता है 1.21 इंटू 2.12 इंटू 2.12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 14.1124 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सिंपल आंसर। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि ये बताओ कि सिग्निफिकेंट रूल के अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा। अगर सिंपल निकालना होता तो ये नीट आईआईटी में थोड़े ना क्वेश्चन आते, तो फिर तो 4th क्लास का क्वेश्चन हो गया था कि एरिया निकाल लो, रेडियस ये दी हुई है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर के लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर रूल क्या होता है कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, एक तो 3.14 और एक 2.12, तो होल टर्म के अंदर देखो कि मिनिमम कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जैसे 3.14 के अंदर भी 3 डिजिट हैं, 2.12 के अंदर भी 3 डिजिट हैं, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी कितनी डिजिट्स होंगी, 3 डिजिट्स होंगी। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा 14.1 ही आएगा और मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ओवरऑल जो पूरी स्टेटमेंट है, डेसिमल के बाद भी और डेसिमल से पहले भी, ओवरऑल पूरे स्टेटमेंट में कितनी डिजिट्स हैं, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, वो देखनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 10.845 ओम एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 3.23 एम्पियर। 3.23 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद द सिग्निफिकेंट नंबर। पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर हो गया। अब यहाँ से V बताना है तो मल्टीप्लाई कर दो, 3.23 मल्टीप्लाई बाई 10.845। जब हम इनकी प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35.029 और वोल्ट है तो आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा।
क्लियर। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 ही होंगे। तो 3 कितने कहाँ तक बनते हैं, 35.0 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वोल्टेज फाइंड आउट करना। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो थ्योरी के अंदर जाके क्लियर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में इन्होंने बोला है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस इज गिवन बाई। वाई एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन है उसको हम कैसे दिखाते हैं, y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। ठीक है, ये पोजीशन दी। इसमें इन्होंने कहा कि y इज मेजर्ड इन मीटर। y को हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, मतलब लेंथ है। और t का किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में। तो t का मतलब हो गया टाइम। क्लियर। तो इन्होंने क्या पूछा है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ b का डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सीधा सा रूल होता है डायमेंशनल फॉर्मूले का कि जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके इक्वल होगा। कैसे कि y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y का डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा और y का डायमेंशनल फॉर्मूला बी टी क्यूब के डायमेंशनल फॉर्मूले के भी इक्वल होगा। समझ में आया। जब भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं या फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे कितनी भी टर्म हो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म है, लेफ्ट साइड में जो टर्म होगी ना, राइट साइड की हर एक टर्म के इक्वल होगी। इक्वल इन द सेंस डायमेंशनली इक्वल होगी। समझ में आया। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बिल्कुल सिंपल छोटा सा पॉइंट है जो हमें समझना है। देखो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इतनी इतनी डिस्कवरीज कर दी, हमें तो उनकी दी हुई चीज़ों को सिर्फ समझना है और बहुत आसान है, बहुत ईजी सा है। ठीक है, तो ये देखो y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू बी टी क्यूब। अगर मान लो कोई 2-3 टर्म्स और होती ऐड करके माइनस करके, तो y उन सब के इक्वल भी होता है इंडिविजुअली। अब यहाँ पे हमें b का डायमेंशन बताना है, तो उसके लिए पहले y का डायमेंशन बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला। y हमने बोला मीटर में मेजर करते, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सिर्फ l इज इक्वल टू बी, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी क्यूब, तो b का कितना आ गया l डिवाइड बाई टी क्यूब, मतलब l t माइनस 3। ये आ गया हमारे पास b का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास l t माइनस क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगर हमें a का भी निकालना होता तो वही y का l a और t स्क्वायर, तो a का किसके इक्वल आ गया l डिवाइड बाई टी स्क्वायर और a इज इक्वल टू l t माइनस 2। हो गया ना इजी, बहुत इजी है क्वेश्चंस, बहुत 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 ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या बोला, देखो जब भी तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करो ना, तो बजाय कि एक फोबिया क्रिएट करने से ये सोचा करो कि जैसे हम हर रोज 10 क्वेश्चंस करते हैं, तो इमेजिन करो कि तुम अपनी लाइफ में 10 पर्सन से मिलो, 10 फ्रेंड्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, कोई भी 10 स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं और हमें उनके साथ फ्रेंडशिप करनी। जिन क्वेश्चंस को तुम इजीली सॉल्व कर पाओ दैट मीन्स वो तुम्हारे फ्रेंड बन गए, और जिनके साथ तुम जिन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए दैट मीन्स वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं बने हैं, तो उनको 1-2 बार और ट्राई करते रहो उन पे, फिर वो भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएंगे। और जब फ्रेंड बन गए तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा साथ जरूर देंगे, साथ देंगे मतलब तुम्हारे एग्जाम क्रैक करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंथ इन्होंने क्या बोली है, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, टी इज इक्वल टू 2
2.45 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक अकॉर्डिंग टू आइडिया ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी। वॉल्यूम बताना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, L क्रॉस B क्रॉस H, सिंपल। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2.45 72 मल्टीप्लाई बाई 2.45 और जब हम इसकी भी प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.764 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रोडक्ट हम इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहे हैं बोर्ड के ऊपर क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है और हम कोशिश करते हैं 30 to 40 मिनट्स के अंदर कवर करवाना, तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन खुद करना। अब वॉल्यूम तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये देखो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इसमें ओवरऑल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक ही है और इसमें 3 है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में होंगे, बी में। तो हमारे आंसर में भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। तो 10⁻² तो रह गया एज इट इज। इसमें एक का मतलब क्या, एक हो गया, बट ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखो हम पॉइंट के बाद इन टर्म्स को छोड़ रहे हैं। अब जो 7 को जब हम छोड़ रहे हैं तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो 5 से बड़ी टर्म है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद एक की बजाय हम लिखेंगे 2। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आएगा 2। अब इसमें देखो, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही है। अब कहाँ तो हम बोलते कि यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा कितना है, देखो इस क्वेश्चन को ना समझने के लिए मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 176.4 सेंटीमीटर क्यूब। एक तो मैं यहाँ पे 1 लिया, जब 1 लिया था तो कितना आंसर आता, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और एक हमने जब 2 ले लिया तो कितना आया, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ये बताओ कि 176.4 किसके ज़्यादा नज़दीक है, क्या ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है, बिल्कुल भी नहीं। किसके ज़्यादा नज़दीक है, 200 के। तो जब ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है तो ऑब्वियसली हमें 200 लेना पड़ेगा ना। हम ऐसा तो नहीं इसको 100 यहाँ पे सिर्फ 1 लिख के छोड़ देते कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये चीज़ ना हमेशा माइंड में रखना। और इसका मैंने थ्योरी में भी एक एग्जाम्पल दिया था डिवीजन के अंदर, तो वहाँ पे ध्यान से देखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 डायमेंशनल क्वांटिटीज विच वन क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड ए डायमेंशनल कांस्टेंट। हमें ये बताना है कि डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है। डायमेंशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो रहेगी फिक्स। डायमेंशनल मतलब जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन देखो, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या जी डायमेंशनल फॉर्मूला है, बिल्कुल है। क्या उसकी वैल्यू फिक्स है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे उसकी वैल्यू अलग होती है, पोल पे अलग होती है, सेंटर पे अलग होती है। तो जी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और क्या सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमेशा फिक्स रहता है, बिल्कुल भी नहीं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो सरफेस टेंशन भी आंसर नहीं आएगा। थर्ड, वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड किलोग्राम मास। अगर हम मास ले, मास की भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला तो होता है लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो लास्ट का ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, वैक्यूम में। क्या कभी ये वैल्यू चेंज होती है, वैक्यूम में बोल रहा है, ये नहीं बोला एयर में चेंज। एयर में चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन वैक्यूम में क्या कभी वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, हमेशा यही रहेगी। और इसका स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, LT - 1।
तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, रिपीट करते रहा करो, क्वेश्चन बहुत इजी है, नहीं टफ है, ये वर्ड दिमाग से ही निकाल दो। हर चीज़ के लिए बोलो कि अरे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो क्या हुआ मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं आया तो सेकंड टाइम आ जाएगा। जैसे मूवीज़ में हीरो होते हैं, हीरोइन अगर उनसे एक बार में नहीं पटती है तो बार बार ट्राई करते रहते, कभी उनके सामने बुके लेके जाते, कभी कोई स्टंट करते, कभी गाना गाते, कभी कुछ करते हैं, तो वो भी तो हीरोइन को पटाने के लिए करते। तुम क्या न्यूमेरिकल्स को नहीं पटा सकते? पटा सकते हैं ना, तो ईजी बोला करो कि न्यूमेरिकल बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। इन्होंने देखो बोला है कि रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज x। इन्होंने बोला कि जो रैंडम एरर है, रैंडम एरर है x, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितनी है? ऑब्जर्वेशन है 100। ठीक है, सेकेंड इन्होंने पूछा अगर हमने ऑब्जर्वेशन कर दी 400, ऑब्जर्वेशन कर दी 400, तो रैंडम एरर बताओ कितना रह जाएगा? बताओ कितना रह जाएगा? तो देखो एरर का ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, अगर हम 5 ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और एक हम 50 ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो एरर निकलने का चांस कहाँ पे कम होता है? जहाँ पे हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एरर वहाँ पे कम हो जाता है। इसको कुछ इस तरह से लो, मान लो तुमने एक ऐसे लिख दिया है, ठीक है, और उस ऐसे के अंदर तुम्हें मिस्टेक्स निकालनी है। उस ऐसे को तुम एक बार रीड करोगे, अगर एक बार रीड किया तो उसमें मिस्टेक्स निकलेगी, दोबारा रीड किया थोड़ी बहुत और निकल जाएगी, तीसरी बार रीड किया फिर 4-5 मिस्टेक मुश्किल से रहेगी। इस तरह तुम बार बार उसको करेक्ट करते रहो, तो 10 बार पढ़ने के बाद या 20 बार पढ़ने के बाद बिल्कुल एरर फ्री हो जाएगा। मतलब बहुत माइनर से एरर जो तुम्हारे माइंड में भी ना हो या फिर तुम्हें ही गलत पढ़ाया गया हो, इस तरह से मतलब बहुत ही कम चांस रह जाता है एरर होने का। तो वही एक्सपेरिमेंट्स में होता है, जब हम बार बार ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एरर है वो रिड्यूस होता जाता है। कैसे रिड्यूस होता है ये हम एरर के टॉपिक्स में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी, जितनी ज़्यादा बार हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं तो इसका मतलब एरर उतना ही कम हो रहा है। अगर 100 पर एरर x था तो 400 पर 4 गुना कम होके कितना रह जाएगा? x/4। 4 गुना ऑब्जर्वेशन बढ़ी तो 4 गुना एरर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन जितनी गुना बढ़ रही है, जितने गुना इंक्रीज हुई तो एरर उतने गुना डिक्रीज हुआ, मतलब डिनोमिनेटर में होगा। समझ आया? जितनी ऑब्जर्वेशन बढ़ी उतना एरर घट गया। क्लियर? अब इसका एक क्वेश्चन और देखो, इसका एक क्वेश्चन और हम करवा रहे हैं। इफ द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितनी है? ऑब्जर्वेशन है 50 और इसमें रैंडम एरर है। रैंडम एरर मीन्स ड्यू टू अननोन रीजन, जिसका रीजन हमें भी नहीं पता बट वो एरर आ गया है। मान लो तुम लैब में काम कर रहे हो और रोड के ऊपर स्कूल बना, रोड के साइड में स्कूल बना हुआ और रोड पर से बहुत हैवी व्हीकल्स बार बार जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होगी, उस वाइब्रेशंस की वजह से मे बी नीडल में थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन आ जाए। तो नीडल में क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो वाइब्रेशन है अर्थ में ही आई है ना, तो उस वजह से मतलब हमें खुद को भी नहीं पता होता कई बार कि ये एरर आया क्यों है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडमली किसी भी रीजन की वजह से एरर आना। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम एरर आ गया अल्फा। तो इन्होंने नेक्स्ट कहा है कि अगर तो हमने ऑब्जर्वेशन को कर दिया 150 तो बताओ रैंडम एरर कितना रहेगा? कितना रहेगा? देखो पहले 50 थी अल्फा, अब ऑब्जर्वेशन 3 गुना बढ़ गई तो एरर 3 गुना कम, अल्फा/3। वेरी गुड, मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कर दिया होगा। तो अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं 18 क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लिखते हैं a³ b³ डिवाइड बाई c रूट
डी। क्यों? कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, मे बी ये फिजिकल क्वांटिटी एरिया हो, मे बी वॉल्यूम हो, मे बी एनर्जी हो, मे बी विस्कोसिटी हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। ए और बी और सी और डी के टर्म में इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा कि ए में परसेंटेज एरर, ए में परसेंटेज एरर कितना है, डायरेक्टली लिख लो। ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर और डी में एरर कितना कितना दिया हुआ है, 2%, 1%। क्योंकि हमें एग्जाम में थोड़े, हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना है तो डायरेक्ट लिखना है, और थ्योरी में कैसे लिखना है वो अपना पूरा लिख लेना है यहाँ पे कि परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी, पूरा लिख देना। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे परसेंटेज एरर इन क्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो क्यू में एरर कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, डेल क्यू डिवाइड बाय क्यू। इसी तरह यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, जो पावर है उसको आगे ए में एरर और पूरी की पूरी क्वांटिटी ए एज इट इज, प्लस 3 को आगे बी में एरर और पूरी क्वांटिटी बी एज इट इज, प्लस सी में एरर डेल सी बाई सी, डी की पावर 1/2 तो 1/2 आगे डेल डी डिवाइड बाई डी। अब यहाँ पे तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पावर चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कोई भी टर्म ऊपर है या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सभी के बीच में प्लस करना है। क्यों? क्योंकि एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, एरर ऐड होते जाते हैं। गलती कर देना मतलब जैसे तुम ऐसे ही लिख रहे हो, हम ऐसे का एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने ऐसे के शुरुआत में गलती कर दी और एक ऐसे ख़त्म हो रहा है वहाँ गलती कर दी, तो ऊपर और नीचे गलती करने से वो कैंसल आउट थोड़े ना होगी, गलती तो 2 बन गई, ऐड हो गई ना। सिमिलरली एरर होते हैं, ठीक है, एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होते, एरर हमेशा ऐड होंगे, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम सारे टर्म्स को, सारे एरर्स को डेल ए, डेल बी, डेल सी एरर दिखा रहा है, तो ये हमने निकाल दिया। अब परसेंटेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंदर हमने परसेंटेज निकाल दिया, परसेंटेज एरर निकाल दो। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ए की 2%, 3 पहले से ही है 2%, 3 पहले से ही, बी में एरर 1%, सी में एरर 3%, डी में एरर 4%, 3 दूनी 6%, 3%, 3%, कैंसल आउट करो 2%, कितना होगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14%। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14%। ठीक है, 3 क्वेश्चन में इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब कि ये हो गया डिस्टेंस डिवाइड बाई या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। कौन सा टाइम, nth सेकेंड वाला टाइम। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस ए 2n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला इन्होंने दे दिया है, जहाँ पे n कोई भी सेकंड में है, ये n का मतलब नंबर नहीं है, n का मतलब nth सेकंड है, मतलब ये n टाइम है। क्लियर, तो इन्होंने ये पूछा है कि यहाँ पे बताओ u स्पीड है, a एक्सेलरेशन है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। s को हम लिखेंगे l डिस्टेंस और डिवाइड बाई टाइम के लिए t, u स्पीड lt-1, एक्सेलरेशन lt-2, और यहाँ पे सिर्फ n जिसको हम टाइम बोल रहे हैं कि nth सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया t, तो ये कितना बन गया lt-1, lt-1 प्लस lt-1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही राइट साइड की दोनों टर्म्स का है। एक चीज़ दोबारा से क्लियर कर देते हैं कि जो कांस्टेंट होते उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। फिर भी अगर किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर कंप्लीट एक
प्रॉपर लेक्चर तैयार किया हुआ है, तो उस लेक्चर को जाओ और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, और इनका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूले का, ठीक है। तो वहाँ से भी देख लेना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो बट वहाँ से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज हम अपने लास्ट फ्रेंड से मिल रहे हैं, आज का लास्ट फ्रेंड, ठीक है। मतलब आज एक नया स्टूडेंट आया, सबसे लास्ट स्टूडेंट है, देखते हैं इससे हम फ्रेंडशिप कर पाएंगे या नहीं, या फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो 20वां स्टूडेंट है ये। क्वेश्चन इन्होंने दे दिया v इज इक्वल टू 80 प्लस b डिवाइड बाई t प्लस सी, इतना क्वेश्चन दिया है। v इज इक्वल टू 80 प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस टी। यहाँ पर हमें a, b और c का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो हमने ये कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला राइट साइड की हर एक टर्म के इक्वल होगा इंडिविजुअली। तो v इज इक्वल टू 80 के इक्वल होगा डायमेंशनल फॉर्मूला v का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्चुअल में जो हम ये लिख रहे हैं ना, ये गलत है। हमने ये लिखना चाहिए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। ये जस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं शॉर्ट में। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का LT माइनस 1, ए का तो हमें निकालना है T एज इट इज़, तो एक इसके इक्वल बन गया LT माइनस 1 और डिवाइड बाई T मतलब LT माइनस 2। तो हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे a इज इक्वल टू LT माइनस 2। सिंपल। अब सेकंड के लिए देखो, सेकंड v इज इक्वल टू b डिवाइड बाई c प्लस t। उससे पहले ये देखो कि c प्लस t, इसको कैसे लिखेंगे, c का निकालते हैं पहले। अब हमें पता है कि शायद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, याद हो तो, जो ये सीरीज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दैट मीन्स उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, वरना तो वो ऐड नहीं होंगी। तो ऐड कब होती है, जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे t का डायमेंशनल फॉर्मूला t है, तो दैट मीन्स c का भी t ही होगा। t प्लस टी ही ऐड हो सकते, वरना पॉसिबल नहीं है फिर, और ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो c का आ गया t, ठीक है। दूसरा c की जगह जब मैं t पुट कर दूंगी t प्लस t, v की जगह हम लिख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का LT माइनस 1। तो अब देखो जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं वो बनेगी तो एक ही क्वांटिटीज़ है तो टाइम ही, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2t, और 2 कांस्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको हम एक t ही लिखेंगे। तो यहाँ से आ गया LT माइनस 1, तो b का कितना आ गया LT माइनस 1, t को उस साइड ले जाओगे तो ये आ गया L। b का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बन गया, L बन गया। क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे 2t 2 कांस्टेंट है और सेम डायमेंशनल फॉर्मूले की क्वांटिटी ही ऐड होती है। क्वेश्चन सॉल्व। और हमने आज 20 नए स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप की है, तो इनके साथ अपना अच्छा रिलेशन बना के रखना है। इनको जिसके साथ फ्रेंडशिप करने में तुम्हें थोड़ी दिक्कत हुई उससे दोबारा 1-2 बार बात कर लेना, ठीक है, उसको मेंशन कर लेना कॉपी के अंदर। और आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ।